साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय श्री प्रवीण विनायक राव देशमुख जी, प्रवक्ता हैं मराठा सेवा संघ के, यवतमाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के मध्य भारत के तेजस्वी और ओजस्वी वक्ता के रूप में इनकी पहचान है। लेकिन जब मूक मोर्चा हो रहा था, मराठा आरक्षण की लहरें चारों तरफ फैल रही थी और धधक रही थी, विदर्भ का एक नाम था प्रवीण देशमुख, जो लोगों की जुबान पर था, जिसे सुनने के लिए, मराठा आरक्षण को समझने के लिए इनके इनके नाम के पीछे भीड़ आया करती थी। हमारे साथ उपस्थित है प्रवीण देशमुख जी। प्रवीण जी, आपका भी स्वागत है। नमस्ते रवि जी। तकरीबन 50 से ज्यादा युवाओं ने, मराठा युवाओं ने अपनी प्राणों की आहुति इस मराठा आरक्षण को, मराठा रिजर्वेशन को पाने के लिए दी है। उसके बावजूद ये 40 साल का पूरा संघर्ष होने के बावजूद भी आज मराठा युवक युवती और पूरे मराठा समाज के हाथ में जो वर्डिक्ट और जो जजमेंट आज सुप्रीम कोर्ट का आया है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज ये जो जजमेंट आया है, ये जजमेंट आने के पहले महाराष्ट्र सरकार और इसके पहले की सरकार, इन लोगों ने अपनी विफलता दिखाई है, क्योंकि ये इन लोगों की विफलता है। इन्होंने पूरी पर्याप्त ताकत से सुप्रीम कोर्ट में अपनी बाजू, मराठा आरक्षण की बाजू पूरी ताकत से वहां पे ना रखने की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जजमेंट हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है। और आज पूरे भारतवर्ष में और मराठा समाज जो जहां जहां है, महाराष्ट्र में विशेषता बहुत ही सन्नाटे में, बहुत ही दुखी और बहुत ही क्रोधित है। आप देख रहे होंगे कि मराठवाड़ा में, पुणे में, मुंबई में प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं और बहुत पूरे के पूरे मराठा युवक जो इस पूरे मूवमेंट में शामिल थे, आज उनके लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, मुनासिब नहीं है। बट अगर हम देखते हैं भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर और महाराष्ट्र की भी अगर बात करें, तो महाराष्ट्र में भी अभी फिलहाल 52% रिजर्वेशन है। In spite that, central government in 2019 before the Lok Sabha election, they also make a provision of 10% reservation for AWS. ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि AWS एंड इकोनॉमिकल वीकेंड क्लासेस के लिए सिस्टम, उनके लिए भी 10% रिजर्वेशन की तरफ की गई है। और ये ओवर रूल हुआ है। इंदिरा साहनी इस केस के वर्डिक्ट को ओवर रूल हम कर चुके हैं। इंस्पाइट दैट, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है, एक पहली बात उन्होंने रखी है कि मराठा समाज सोशली बैकवर्ड नहीं है, पहली बात उन्होंने कही है। दूसरी, उनके जो एक परसेप्शन था कि इंदिरा साहनी के जो 50% की एक जो कैप रखी है, उसको ओवर रूल नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसको रिव्यू किया जाए, हम अगर पीछे जाकर देखते हैं, तमिलनाडु में 68-70% अबाव रिजर्वेशन है, कर्नाटक में भी बहुत सारा रिजर्वेशन अबाव, 50 के कैप के अबाव भी रिजर्वेशन दिया गया है। तो मुझे कहीं पे ये लगता है, ऐसा लगता है कि पिछले सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जो वकीलों को वहां पे नियुक्त किया था, और वही वकीलों की टीम ये उद्धव सरकार ने भी आगे ले जाके रखी है। तो ये कहीं ना कहीं गायकवाड़ कमीशन का जो अहवाल था, उसके पहले राणे समिति आई, उसके पहले बापट कमीशन आया, उसके पहले खत्री कमीशन आया, इन सभी ने भी जो भी मराठा समाज के संदर्भ में बातें रखी है, और स्पेशली गायकवाड़ कमीशन का जो अहवाल आया था, वो गायकवाड़ कमीशन में जो यानी कंप्लीटली डिफाइन किया था, और एक बड़ा एंड बाय एंड लार्ज पूरे महाराष्ट्र में रिव्यू हुआ। हर जिले में जाकर गायकवाड़ कमीशन ने बहुत सारे लोगों के साथ बातें की, उनका रिव्यू लिया, और देन आफ्टर वो डिसाइड किया कि मराठा कम्युनिटी इज कंप्लीटली सोशली बैकवर्ड। इंस्पाइट दैट, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो वकील थे, वो पूरी तरह से अपनी बात सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट को उनके सामने प्रस्तुत करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं, और वही विफलता का परिणाम आज मराठा समाज यहाँ पे। उन सभी सपनों पर इस तरह पानी फिरना उचित था प्रवीण जी? आपने सही बात कही है रवि जी। आम की तरह चूज कर समाज को फेंक देने का काम पॉलिटिकल पार्टी, एज अ सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम 11 ईयर मराठा रिजर्वेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और सोशल एक्टिविस्ट अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन, मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ पे एमएलए साहब, एक्स एमएलए साहब भी बैठे हैं। आज सुबह से जो कुछ भी शुरू है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद, कि आरोप प्रत्यारोप चालू है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप करने के वजह से हम मराठा युवाओं को और युवतियों को कोई रिजर्वेशन मिलने वाला नहीं है, कोई नौकरी में रिजर्वेशन मिलने वाला नहीं है, और एजुकेशनल रिजर्वेशन भी मिलने वाला नहीं है। सो अभी पॉलिटिकल विल की जो बातें हो रही है, आदरणीय प्रशांत जी ने कहा कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई थी, अभी मैं आप सभी के सामने क्लियर कर दूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो रिजर्वेशन लाया था, उसके कुछ चंद दिन पहले 102
रिजर्वेशन अमेंडमेंट आई, उसके बाद हमने तो फेडरल स्ट्रक्चर का स्वीकार किया है, उसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य मागास वर्गीय आयोग के जो अधिकार थे, जो अथॉरिटी, उसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, और पूरा के पूरा आज सेंट्रल मागास वर्गीय आयोग के हाथ में चला गया। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। मैं इन सभी बातों के बावजूद, अभी यहाँ पे बोंडे साहब भी है और वो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी रिक्वेस्ट करते हैं। एज अ मराठा युवा मैं उनके सामने गुजारिश रखना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, और प्रशांत जी ने अभी जैसा कहा है कि आर्टिकल 340, हमने तो मराठा सेवा संघ का एक प्रवक्ता इस तौर पर, मैं शुरू से हमारी एक मांग रही है, हमारे यूनियन की एक मांग रही है, हमारे संगठन की मांग रही है कि मराठा रिजर्वेशन, एससीबीसी, सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, ये जो प्रवर्ग तैयार किया गया है, कि किसी भी तरह हम जानते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकने वाला है। गोंडे साहब ने जो बताया कि हमारे महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने इसे लागू किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 साल तक के उस पे अध्यादेश को खारिज नहीं किया। अगर इनका बेस इतना स्ट्रांग था, मेरा सवाल बुनियादी ये है कि बोंडे साहब जो बोल रहे हैं कि हमने फुल प्रूफ ऐसा एक कायदा लाया था, ऐसा एक विधेयक बनाया था, वो पारित किया था, अगर वो फुल प्रूफ था, उसका बेस अगर स्ट्रांग था, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज क्यों नकारा है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, पॉलिटिकल विल की जो बात की है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि आज जो सरकार, आघाड़ी सरकार है, इन्होंने पूरी तरह से, पूरी ताकत से वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बाजू नहीं रखी है। लेकिन बियॉन्ड ऑल दिस थिंग, मैं ये बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारी जो मांग रही है मराठा सेवा संघ की, कि ये जो आरक्षण एससीबीसी का दिया गया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इंदिरा साहनी के प्रकरण का ओवरलैप करने वाला है। इसलिए अगर इसको फुल प्रूफ बनाना है तो ओबीसी के अंतर्गत हमें इंक्लूड किया जाए। ओबीसी में जैसे एनटी, वीजे और एसबीसी, इनको बाइफरकेट करके थोड़ा थोड़ा रिजर्वेशन दिया गया है। और मैं दावे के साथ बताता हूं, हम कितनी भी लड़ाई लड़े, हमने 2016 के पहले भी कहा था कि मराठा युवाओं को कोर्ट में मत खड़ा करो, मत खड़ा करो, आपके सामने एक सही तरीका है, और वो सही तरीका है आर्टिकल 340 के अंतर्गत हमें ओबीसी के अंतर्गत इंक्लूड किया जाए। और जैसे ओबीसी के अंतर्गत वीजे को, एनटी को और एसबीसी को इंक्लूड करके उनको डिफरेंट बाइफरकेट करके रिजर्वेशन दिया गया है, अगर उस तरह का रिजर्वेशन फडणवीस साहब ने या अभी की सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ऐसे प्रकार की पहल की, तो मैं दावे के साथ बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज होने वाला नहीं था। लेकिन ऐसे प्रकार की विल पावर किसी ने नहीं दिखाई। और जो बात आपने रखी कि समाज को आम की तरह चूसना, यानी इलेक्शन आ गए, 2019 के लोकसभा के इलेक्शन के पहले 10% रिजर्वेशन, जो कि भारतवर्ष में किसी की मांग नहीं, किसी ने भी मांगी नहीं थी, आर्थिक दुर्बल घटकों की ऐसी कोई मांग नहीं थी, मोर्चे नहीं निकले थे। हालांकि महाराष्ट्र में लाखों के मोर्चे, लाखों के जुलूस हमने देखे, एक बहुत ही डेस्परेटली डिमांड रखकर हम लोगों के सामने गए, पॉलिटिकल पर्सन के सामने गए, सुप्रीम कोर्ट के सामने गए, फिर भी वो खारिज हुआ। ये क्यों हुआ? कि उसकी बुनियाद तक हम गए नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बुनियाद तक हम गए नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट में टिकने वाला नहीं था, हमें इसकी मालूमात थी। आदरणीय पुरुषोत्तम खेड़ेकर साहब ने हमें पहले ही बताया था, जब तक आप लोगों को ओबीसी में इंक्लूड किया नहीं जाता, और ओबीसी में एक डिफरेंट प्रवर्ग तैयार करके एससीबीसी जैसा, जब तक कि हमें वो रिजर्वेशन नहीं मिलता, वो टिकने वाला नहीं है और आगे भी टिकने वाला नहीं है।